जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 21 से 23 नवंबर तक चले 20वें G20 शिखर सम्मेलन का आज समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम सत्रों में भाग लिया और भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को दोहराते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता, सतत विकास और डिजिटल समावेशन पर जोर दिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों से वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी, क्योंकि उन्होंने सम्मेलन का बहिष्कार किया था। G20 ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें व्यापार युद्धों को रोकने और AI के नैतिक उपयोग पर सहमति बनी। भारत के लिए ये सम्मेलन सफल रहा, क्योंकि पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठकें की और दक्षिण अफ्रीका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। ये घटना वैश्विक नेताओं के बीच तनाव को दर्शाती है, खासकर रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में। भारत की मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई ने आज अपना अंतिम कार्य दिवस पूरा किया और रिटायर हो गए। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित भावुक विदाई समारोह में उन्होंने अपने 40 वर्षों के न्यायिक सफर को याद किया, जिसमें उन्होंने भारतीय न्याय परंपरा को मजबूत करने पर जोर दिया। गवई ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की स्वदेशी व्याख्या को रेखांकित किया, जो विदेशी कानूनों के बजाय भारतीय फैसलों पर आधारित है। कल 24 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 53वें CJI के रूप में शपथ दिलाएंगी। गवई का कार्यकाल विवादास्पद फैसलों से भरा रहा, जैसे राम मंदिर और CAA पर सुनवाई। वकीलों और न्यायाधीशों ने उन्हें सम्मानित किया, लेकिन विपक्ष ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए। ये बदलाव न्याय व्यवस्था में नई दिशा ला सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस की आंतरिक कलह ने जोर पकड़ ली है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी CM DK शिवकुमार के बीच सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी को लेकर खुली जंग छिड़ गई है। पार्टी नेताओं के अनुसार शिवकुमार ने विधायकों का समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है, जबकि सिद्धारमैया ने हाईकमान से शिकायत की है। ये विवाद विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए खतरा बन गया है। राज्य में विकास परियोजनाओं पर असर पड़ रहा है और विपक्षी भाजपा इसे कांग्रेस का आंतरिक युद्ध बता रही है। हाईकमान ने दोनों नेताओं को शांत रहने की हिदायत दी है, लेकिन सुलह की संभावना कम नजर आ रही है। ये घटना दर्शाती है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस की एकजुटता कितनी नाजुक है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में टॉप नक्सली कमांडर मांडवी हिड़मा की मौत को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने प्रेस नोट जारी कर इसे फर्जी मुठभेड़ बताया और आज यानी 23 नवंबर को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाने की घोषणा की। सुरक्षा बलों का दावा है कि हिड़मा को सटीक कार्यवाही में मार गिराया गया, लेकिन नक्सलियों ने इसे सरकारी साजिश करार दिया। इस घटना से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया है और पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों के अनुसार हिड़मा की मौत नक्सली संगठन को कमजोर करेगी, लेकिन प्रतिरोध दिवस से हिंसा बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद उन्मूलन के लिए नई रणनीति पर विचार करने का संकेत दिया है। रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर। 22 नवंबर रात 11:45 से 23 नवंबर सुबह 4:45 तक दिल्ली का पूरा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम बंद रहा। ये अपग्रेडेशन के लिए था, जिसमें पुराने कोर सॉफ्टवेयर को नया रूप दिया गया। इस दौरान ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रभावित हुई और कई ट्रेनें लेट रहीं। रेल मंत्रालय ने सफाई दी कि ये आवश्यक कदम था, लेकिन विपक्ष ने इसे यात्रियों की उपेक्षा बताया। अब सिस्टम तेज और सुरक्षित हो गया है, लेकिन लाखों यात्रियों को असुविधा हुई। ये घटना भारतीय रेलवे की डिजिटल चुनौतियों को उजागर करती है। गुवाहाटी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच जारी है। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 250 रनों का मजबूत स्कोर बनाया, जिसमें उनके कप्तान ने शतकीय पारी खेली। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती सफलता तो हासिल की, लेकिन मध्य क्रम ने रन जोड़े। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम अब बल्लेबाजी कर रही है और जसप्रीत बुमराह पर विकेट चटकाने का दारोमदार है। ये सीरीज भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला टेस्ट हार के बाद वापसी जरूरी है। दर्शकों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। जिनेवा में आज यूक्रेन शांति योजना पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिकी प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल ISF और शांति बोर्ड की स्थापना शामिल है। रूसी मिसाइल हमले में बालाक्लिया में 3 लोग मारे गए जबकि 10 घायल हुए। अमेरिकी सेनेटरों ने ट्रंप की योजना की आलोचना की, इसे मॉस्को को इनाम बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसे नई शुरुआत कहा। ये मीटिंग रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन तनाव बरकरार है। आज 23 नवंबर को राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत काजू के इतिहास, स्वाद और स्वास्थ्य लाभों को प्रचारित करने के लिए की गई। काजू, जो किडनी के आकार का होता है, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा काजू उत्पादक है, लेकिन आयात पर निर्भरता बनी हुई है। कार्यक्रमों में किसानों को प्रोत्साहन और उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। ये दिवस कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का अवसर है। बांग्लादेश के ढाका के पूर्व में नरसिंगदी जिले में आज 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। सुबह 3.3 तीव्रता का झटका आने के बाद शाम 6 बजे मुख्य झटका महसूस हुआ। आपदा प्रबंधन अधिकारी इस्तियाक अहमद के अनुसार 10 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इमारतें ढह गईं और राहत कार्य जारी है। भारत ने सहायता का ऐलान किया। ये घटना दक्षिण एशिया के भूकंपीय जोखिम को याद दिलाती है। ब्राजील के बेलेम में COP30 सम्मेलन जारी है। पर्यावरण मंत्री मरीना सिल्वा ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की उम्मीद जताई। सम्मेलन में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने, वित्तीय सहायता और जैव विविधता संरक्षण पर चर्चा हो रही है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को दोहराया। ये सम्मेलन पेरिस समझौते की समीक्षा का मंच है, जहां विकासशील देशों ने विकसित राष्ट्रों से अधिक फंडिंग की मांग की।